हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय जन कांग्रेस, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। राष्ट्रीय जन कांग्रेस द्वारा इसकी स्थायी समिति व्यवस्थापन शक्तियों का प्रयोग करती है। सिद्धांत है, जनवादी चीन के शासन का रूप संसदीय है। चीन की व्यवस्थापिका का नाम राष्ट्रीय जन कांग्रेस है और मंत्रिपरिषद को राज्य परिषद की संज्ञा दी गई है। राज्य परिषद को राष्ट्रीय जन कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी रखा गया है। जिन दिनों राष्ट्रीय जन कांग्रेस का अधिवेशन न चल रहा हो, राज्य परिषद यानी स्थायी समिति के प्रति उत्तरदायी समझी जाती है। स्थायी समिति के सदस्यों का निर्वाचन राष्ट्रीय जन कांग्रेस करती है। संविधान के अनुच्छेद 57 में राष्ट्रीय जन कांग्रेस को राजशक्ति का सर्वोच्च अंग घोषित किया गया है। संविधान में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि जन कांग्रेस और उसकी स्थायी समिति राज्य की विधायी शक्ति का प्रयोग करने वाली निकाय है। तो लेते हम नेक्स्ट आज राष्ट्रीय कांग्रेस की रचना और संगठन। चीन में एक सदनात्मक विधानमंडल है। वर्तमान समय में राज्यों के साधारणतः विधानमंडल द्विसदनात्मक होते हैं, लेकिन चीन के अंदर लगभग 121 करोड़ जनसंख्या वाले राज्य चीन में एक सदनात्मक विधानमंडल को ही अपनाया गया है। 1954, 1975, 1978 के संविधानों में विधानमंडल एक सदनात्मक ही था। इसी प्रकार 1982 के नए संविधान में भी इसी व्यवस्था को अपनाया गया है। संविधान के अनुच्छेद 59 में राष्ट्रीय जन कांग्रेस की रचना और संगठन पर प्रकाश डाला गया है। अनुच्छेद 59 के अनुसार राष्ट्रीय जन कांग्रेस में निम्न क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं: प्रांतों के निर्वाचित प्रतिनिधि, स्वशासित क्षेत्रों के प्रतिनिधि, केंद्र के सीधे अधिकार में आने वाले नगरपालिकाओं के प्रतिनिधि, जनवादी मुक्ति सेना के प्रतिनिधि। प्रतिनिधियों की संख्या का निर्धारण और उसके निर्वाचन के ढंग की व्यवस्था कानून द्वारा की जाती है। नेक्स्ट लेते हैं राष्ट्रीय जन कांग्रेस के प्रतिनिधियों की योग्यताएं। राष्ट्रीय जन कांग्रेस के प्रतिनिधियों का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। चीन में 18 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्तियों को वयस्क मताधिकार या वयस्क माना जाता है। उनकी सभी वयस्क नागरिक मताधिकारी हैं और निर्वाचन में भी उम्मीदवार हो सकते हैं। वह व्यक्ति पागल नहीं होना चाहिए, न्यायालय द्वारा दंडित नहीं किया गया हो, साम्राज्यवादी या पूंजीवादी तथा सामंत नहीं रहा हो, राष्ट्रीयता, प्रजाति, काम धंधे, कुल, धार्मिक विश्वास, शिक्षा, संपत्ति, निवास स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति को मताधिकार या उम्मीदवार होने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। जन कांग्रेस के सदस्यों की संख्या का निर्धारण कानून के आधार पर होता है। नए संविधान को स्वीकृत करने वाली कांग्रेस के सदस्यों की उपस्थिति लगभग 3460 थी। 2008 में 11वीं जन कांग्रेस के सदस्यों की संख्या 2987 थी। इस प्रकार जन कांग्रेस विश्व का सबसे बड़ा विधायी सदन है। जन कांग्रेस के सदस्यों को डिप्टी कहा जाता है। व्यवहार के अंतर्गत अन्य साम्यवादी देशों की भांति चीन में उम्मीदवार की एक ही सूची रखी जाती है और चुनाव में संघर्ष की स्थिति कभी भी उत्पन्न नहीं होती। राष्ट्रीय जन कांग्रेस की सदस्यता के लिए उम्मीदवारों की नामजदगी पर दल के केंद्रीय अधिकारियों का पूर्ण नियंत्रण रहता है। नेक्स्ट लेते हैं सदस्यों के विशेषाधिकार। संविधान के अनुसार राष्ट्रीय जन कांग्रेस के सदस्यों को उनके सदस्य बने रहने तक कुछ विशेष अधिकार और उन्मुक्तियां प्रदान की गई है। किसी भी सदस्य को कांग्रेस की पूर्व अनुमति के बिना बंदी नहीं बनाया जा सकता और न ही मुकदमा चलाया जा सकता। यदि कांग्रेस की बैठक न हो रही हो तो इस संबंध में कांग्रेस की स्थायी समिति से अनुमति लेना आवश्यक होता है। नेक्स्ट लेते हैं राष्ट्रीय जन कांग्रेस का कार्यकाल और अधिवेशन। अनुच्छेद 60 के अनुसार राष्ट्रीय जन कांग्रेस का निर्वाचन 5 वर्ष के लिए होता है।
इसके कार्यकाल की समाप्ति से 2 माह पूर्व स्थायी समिति को नई कांग्रेस के निर्वाचन करा लेने चाहिए। स्थायी समिति के लिए आवश्यक है कि वह जन कांग्रेस का अधिवेशन वर्ष में एक बार अवश्य बुलाएं। आवश्यकता पड़ने पर इसका अधिवेशन अवश्य बुलाया जा सकता है और स्थगित भी किया जा सकता है। 1/5 डिप्टी कांग्रेस के अधिवेशन बुलाने का आग्रह करें तो उसे इसका अधिवेशन बुलाया जा सकता है। नेक्स्ट लेते हैं राष्ट्रीय जन कांग्रेस के कार्य एवं शक्तियाँ, पावर एंड फंक्शंस। राष्ट्रीय जन कांग्रेस शासन तंत्र का सर्वोच्च अंग है। अन्य देशों में संसदात्मक संस्थाओं के विधायी कार्यों की भांति यह भी संवैधानिक शक्तियों का एवं कार्यों का संपादन करती है। इसे संविधान में संशोधन करने, कानून बनाने एवं शासन तंत्र पर नियंत्रण करने का अधिकार है। तो इस प्रकार राष्ट्रीय जन कांग्रेस के प्रमुख कार्य एवं शक्तियाँ निम्नलिखित हैं। नंबर 1, अपने पहले अधिवेशन में जन कांग्रेस अपनी कार्रवाई के संचालन हेतु प्रेसिडियम का चुनाव करती है। नंबर 2, ये संविधान में संशोधन करती है। नेक्स्ट है, ये संविधान के क्रियान्वयन का निरीक्षण करती है। नेक्स्ट है, यह फौजदारी, दीवानी तथा राज्य के विभिन्न अंगों से संबंधित मूलभूत कानूनों का निर्माण करती है। यह जनवादी चीनी गणराज्य के राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करती है। नेक्स्ट है, यह राष्ट्रपति की सिफारिश पर राज्य परिषद से प्रधानमंत्री तथा उप प्रधानमंत्रियों के चयन का निर्धारण करती है। जन कांग्रेस की स्टेट काउंसिल मंत्रालयों के प्रभारी मंत्रियों, ऑडिटर जनरल, महापरिषद के सचिव तथा प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत होने पर अंतिम रूप से चयन करती है। नेक्स्ट है, यह केंद्रीय सैनिक आयोग के अध्यक्ष का निर्वाचन करती है तथा उसके द्वारा मनोनीत सदस्यों का आयोग के लिए चयन करती है। नेक्स्ट है, यह सर्वोच्च जनवादी न्यायालय के सभापति का निर्वाचन करती है। नेक्स्ट है, यह सर्वोच्च जनवादी प्रोक्यूरेटर एवं प्रोक्यूरेटर जनरल का निर्वाचन करती है। नेक्स्ट, यह आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए योजनाओं की जांच एवं स्वीकृति प्रदान करती है। इन योजनाओं के क्रियान्वयन के बारे में प्रस्तुत प्रतिवेदनों की जांच भी करती है। नेक्स्ट है, यह राज्य के बजट की जांच एवं स्वीकृति प्रदान करती है एवं बजट के क्रियान्वयन एवं संबंधी प्रतिवेदनों की जांच करती है। नेक्स्ट है, यह स्थायी समिति द्वारा लिए हुए अवांछित और अनुचित निर्णयों को बदल सकती है तथा उन्हें रद्द भी कर सकती है। नए प्रांतों, स्वायत्त प्रदेशों, नगर पालिकाओं की स्थापना के लिए इसकी स्वीकृति आवश्यक है। नेक्स्ट है, यह विशेष प्रशासकीय प्रदेशों की स्थापना का निर्णय करती है। नेक्स्ट है, यह युद्ध और शांति के प्रश्नों पर या मुद्दों पर समुचित निर्णय लेती है। नेक्स्ट है, यह उन सभी कार्यों और शक्तियों का प्रयोग करती है जो कि राज्य के सर्वोच्च शक्तिशाली अंग के रूप में इससे उपेक्षित हैं। नेक्स्ट है, यह चीन के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटा सकती है। यह प्रधानमंत्री तथा उप प्रधानमंत्रियों या उनके प्रभारी मंत्रियों को भी या महासचिवों को उनके पद से हटा सकती है। ये केंद्रीय सैन्य आयोग के चेयरमैन तथा अन्य सदस्यों को भी हटा सकती है। यह सर्वोच्च जनवादी न्यायालय के सभापति को उनके पद से हटा सकती है। यह सर्वोच्च जनवादी प्रोक्यूरेटर एवं प्रोक्यूरेटर जनरल को उनके पद से हटा सकती है। राष्ट्रीय जन कांग्रेस का अध्यक्ष राष्ट्रीय जन कांग्रेस का अध्यक्ष की स्थिति एवं भूमिका है। यह अन्य देशों में संसद के अध्यक्ष स्पीकर से मिलती जुलती है। यह जन कांग्रेस को एक विधायी निकाय है तथा इसकी अध्यक्षता करता है। नेक्स्ट ले लीजिए, राष्ट्रीय जन कांग्रेस की वास्तविक स्थिति। जन कांग्रेस की शक्तियों और कार्यों को देखकर यह प्रतीत होता है कि वह ब्रिटेन में या ब्रिटेन के लोक सदन तथा जापान की डाइट के किसी भी रूप में कम नहीं है। उसे न केवल विधायी बल्कि प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों भी प्राप्त है। अब तो नए संविधान में इसे राज्य शक्ति का सर्वोच्च अंग कहा गया है। चीन में एकात्मक शासन व्यवस्था होने के कारण जन कांग्रेस की कानून व्यवस्था या कानून निर्माण की शक्ति पर कोई प्रतिबंध नहीं है
उसके द्वारा किसी भी विषय पर कानून का निर्माण किया जा सकता है। राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पारित विधेयकों पर कार्यपालिका के किसी भी पदाधिकारी को विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है। चीन में न्यायिक पुनरीक्षण का भी सिद्धांत की भी कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए जन कांग्रेस द्वारा निर्मित कानूनों को किसी के द्वारा भी चुनौती नहीं दी जा सकती। इस दृष्टि से जन कांग्रेस को कानून निर्माण के क्षेत्र में ब्रिटेन की संसद या जापान की डाइट से भी अधिक व्यापक शक्तियां प्राप्त है। नए संविधान में यह भी प्रावधान है कि राष्ट्रीय जन कांग्रेस कुछ अन्य शक्तियां का प्रयोग कर सकती है। यह उपबंध बहुत ही व्यापक है और इसके अंतर्गत राष्ट्रीय जन कांग्रेस के उन सभी शक्तियों का प्रयोग कर सकती है जिसकी चर्चा संविधान में नहीं की गई। ऐसी कोई व्यवस्था अमेरिका, भारत या जापान के संविधानों में नहीं है। केंद्रीय सत्ता को शक्तिशाली बनाना ही इस उपबंध का मुख्य उद्देश्य प्रतीत होता है। परंतु वस्तुस्थिति यह है कि जन कांग्रेस केवल संविधान के प्रश्नों पर ही सर्वोच्च और शक्तिशाली संस्था है तथा वास्तविकता दूसरी है। इसके अन्य कारण हैं। पहला, जैसे इसकी अत्यधिक विशाल सदस्य संख्या के कारण यह किसी भी मामले पर ठीक प्रकार से विचार विमर्श नहीं कर सकती। विशाल सदस्य संख्या इसे मात्र औपचारिक तथा विचार विमर्शात्मक निकाय बना देती है। यद्यपि इसकी विशाल सदस्य संख्या रखने का कारण यह बताया गया है कि इसमें समाज के सभी वर्गों, सभी हितों, राष्ट्रीयताओं का प्रतिनिधित्व हो सके। इतनी विशाल संख्या वाली संस्था विधि निर्माण का कार्य प्रभावी रूप से नहीं कर सकती। नंबर 2, यह जन कांग्रेस का अधिवेशन बहुत ही थोड़े समय के लिए होने के कारण समस्त वास्तविक शक्ति इसके 17 साल काल में कार्य करने वाली स्थायी समिति के पास केंद्रित हो गई है। यद्यपि स्थायी समिति जन कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी है, परंतु यह उत्तरदायित्व भी केवल कागजी है। राष्ट्रीय जन कांग्रेस की शक्तियों को व्यवहार में स्थायी समितियों ने अपने कब्जे में ले लिया है या हथिया लिया है। तीसरा है, चीन में साम्यवादी दल के सर्वोच्च नेता ही सब कुछ है। वे ही नीतियों का निर्माण करते हैं। स्थायी समिति या जन कांग्रेस तो केवल संवैधानिक औपचारिकता के नाते अपनी स्वीकृति की मोहर लगाती है। यदि हम जन कांग्रेस के कार्य तथा कार्य प्रक्रिया पर ध्यान दें तो यही निष्कर्ष निकलेगा कि जन कांग्रेस एक दिखावे की संस्था मात्र है। राष्ट्रीय जन कांग्रेस ने अब तक प्रमुख केवल एक ही पुष्टि करने वाली व प्रचार करने वाली संस्था के रूप में कार्य किया है। साम्यवादी दल के नेता इसका प्रयोग तथा दल तथा सरकार की नीतियों को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण फोरम के रूप में काम करते हैं। विभिन्न अधिवेशनों में प्रतिनिधियों ने अपनी सरकारी प्रतिवेदनों, नीतियों और विसंकल्पों आदि के विरुद्ध उनके बारे में निर्णय साम्यवादी दल के द्वारा ही लिए जाते हैं। न तो कुछ कहा गया और न ही यह मत दिया, सभी प्रतिनिधियों ने हाथ उठाकर उन्हें स्वीकृति प्रदान कर लिया। इससे स्पष्ट है कि जन कांग्रेस एक साधन मात्र है जिसका प्रयोग चीन का साम्यवादी दल अपने अधीनत्व यानी कि मोनोपोली या डिक्टेटरशिप को छिपाने को बनाए रखने के लिए करता है। यदि कोई सदस्य दल के निर्णयों की अवहेलना का साहस करे तो उसे दक्षिणपंथी करार देकर उसके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। इस प्रकार चीन में जन कांग्रेस एक रबर की मोहर है। संविधान द्वारा इसकी वर्णित उसकी शक्तियाँ एक दिखावा है। यह प्रमुखतः एक विचारक संस्था के रूप में कार्य करती है। यह एक पंगु संसद है, देखने में एक चमक दमक वाली परंतु वास्तव में एक अशक्त संस्था है। तो ये हमारे राष्ट्रीय जन कांग्रेस के बारे में हमने डिस्कस किया, तो आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।